हेलो, वेलकम बैक गाइस। सो एज वी हैव डिस्कस्ड कि हम जो जो अगले क्लासेस के अंदर करने वाले हैं वो आपके स्टार्टिंग टू एंड हम सारे के सारे चैप्टर्स को कवर अप करेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर 12th एडिशन फ्रॉम द वॉल्यूम 1, दैट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो चैप्टर स्टार्ट कराने से पहले बेटा मैं आपको इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे देता हूं ताकि इस पूरे चैप्टर को आप एक बार समझ सको कि इस पूरे चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। बाकी पूरे के पूरे कोर्स के बारे में आपके 12th के स्टैंडर्ड जो आप आए हो 11th से प्रमोट होके, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको कितना सिलेबस पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, आपके चैनल पे डाल दिया गया है। एक बार जाके जरूर चेक कर लीजिएगा ताकि आपको ये पता लग सके कि पूरे 12th में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट बुक से स्टार्ट करने वाले हैं और ये सेशन का स्टार्टिंग है, तो एक तरीके से लगा लो भाई ये पूरे सेशन की फर्स्ट वीडियो होने वाली है जहां से आप सीखोगे कि एग्जैक्टली हमें कैसे कैसे काम करना है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं बेटा अपना पहला लेक्चर फ्रॉम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो बेटा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो चैप्टर है आपके पास बड़ा इजी सा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास वॉल्यूम 1 से। अब इस पूरे चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, तो सबसे पहले इस चैप्टर का अगर मैं आपको ओवरव्यू निकाल के दूं बेटा, ओवरव्यू में मतलब आप क्या क्या समझोगे इस पूरे चैप्टर में। तो इस पूरे चैप्टर को डिजाइन किया गया है कुछ अलग अलग पार्ट्स में, इसमें थ्योरी पार्ट भी है आपका और प्रैक्टिकल पार्ट भी है। इनिशियल लेवल हम जो आज कवर करने वाले हैं वो पूरा का पूरा थ्योरी का पार्ट होने वाला है, ताकि जब आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस करो तो आपको समझ में आए चीजें एग्जैक्टली कितना कितना पार्ट आपको करना है, कितना कितना पार्ट आपको नहीं करना है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट थ्योरी पार्ट आप अगर प्रैक्टिकल पे डायरेक्टली जंप करोगे आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आने वाली ही है। तो प्रैक्टिकल पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, बट वो बिना थ्योरी पार्ट के आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थ्योरिटिकल पार्ट को ज्यादा ध्यान से पढ़ें। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरव्यू की। तो बेटा ओवरव्यू में सबसे पहली चीज आपको क्या क्या देखने को मिलती है, देखो सबसे पहले आप यहां सीखोगे बेटा कि पार्टनरशिप फर्म एग्जैक्टली क्या होती है। तो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप आप पहले सीखेंगे हम लोग, क्या मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, एंड उसी के साथ साथ हम उसकी डेफिनेशन भी सीख लेंगे कि डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या होती है मेरे पास। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हम सीखने वाले हैं इसके अंदर। सेकंड जो हम पार्ट सीखने वाले हैं इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप के भाई जो फीचर्स वगैरह होते हैं, या फिर आप इसे कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, यार कुछ भी बोल लो, एक ही चीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो या फिर फीचर्स बोल लो। किसके फीचर्स, आपके पार्टनरशिप फर्म के फीचर क्या होते हैं। पार्टनरशिप फर्म भाई इसके अपने आप में कुछ ना कुछ तो फीचर्स होते होंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या सीखने वाले हो आप इसके अंदर, इसके बाद हम यहाँ सीखेंगे कि भाई पार्टनरशिप डीड क्या है। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या है, ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे अपने आज के लेक्चर के अंदर, और इसके बारे में और भी चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ आपका अपना कैपिटल अकाउंट्स के फॉर्मेशंस क्या क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, प्लस आज के लेक्चर का हमारा जो पार्ट मोटिव रहने वाला है वो ये सब रहने वाला है। ठीक है, राइट्स ऑफ पार्टनर्स, कि भाई पार्टनर्स के अपने आप में क्या क्या राइट्स होते हैं। एक बिजनेस फर्म में जब हम एंट्री करते हैं तो पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स हैं, तो ये हमारा आज का एजेंडा होने वाला है। हम इन 4 टॉपिक्स को आज की क्लास में कवर अप करने वाले हैं, तो जितना मैक्सिमम पार्ट हो पाएगा हम उतना कवर अप करेंगे। बाकी ऐसे ही डेडिकेटेड वीडियोस आपके लेक्चर आपके चैनल के ऊपर अपलोड होते रहेंगे, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। प्लस मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब मैं प्रैक्टिकल वाला पार्ट स्टार्ट करूंगा तो वो मैं स्टार्ट करूंगा लाइव लेक्चर्स के अंदर, तो वहां पे आपकी प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस चलेंगे। और लाइव क्लासेस के अंदर क्या होगा, लाइव क्लासेस के अंदर आप अपने क्वेश्चंस एंड आंसर्स मुझसे पूछ सकते हो, जो भी आपको डाउट वगैरह होंगे हम 1 to 1 बात करेंगे। आप प्रॉपर्ली मुझसे डायरेक्टली लाइव कनेक्टेड रहेंगे और आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं उसमें सपोर्ट करूंगा, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगा उस पर्टिकुलर टाइम में। ओके, तो थ्योरेटिकल सेशन चल रहा है हमारा, तो थ्योरी वाला पार्ट जो आपको मिलेगा हमेशा बड़े लेक्चर्स में मिलेगा। कहाँ मिलेगा बेटा, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। 2024-25 का आपका अकाउंट्स का एक प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है, वहां पे मैं डेली बेसिस पे डे 1 डे 2 डे 3 की सीरीज बनाता रहूंगा, ताकि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए। आपको जो भी वीडियो देखनी है आप एक सीरीज में चलते रहो धीरे धीरे। ठीक है, तो चलो बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। ओके, तो बेटा सबसे पहले मीनिंग क्या होता है, देखो मीनिंग क्या होता है बेटा। तो मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो मीनिंग ऑफ अ पार्टनरशिप डीड में हम क्या समझने वाले हैं, तो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सॉरी पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो पार्टनरशिप फर्म का अपने आप में क्या मीनिंग होता है, तो बेटा पार्टनरशिप फर्म का ना अपने आप में अगर मैं मीनिंग की बात करूं, क्या लिखा हुआ है, एक पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, एक तरीके का बिजनेस होता है ये। ठीक है, बिजनेस मतलब भाई किसी भी तरीके का बिजनेस हो सकता है, बट वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे जो हम अभी अपने पूरे लेक्चर्स में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए। अब क्या लिखा है, काइंड वेयर अ फॉर्मल एग्रीमेंट, फॉर्मल एग्रीमेंट मतलब एक कोई ना कोई यार एग्रीमेंट का होना जरूरी है, जहां जिसके बेसिस पर आप बात करो कि हाँ भाई आप बिजनेस कर रहे हो, किसका बिजनेस कर रहे हो, सारी बातें उस एग्रीमेंट में लिखी रहेंगी और वो प्रॉपरली फॉर्मल एग्रीमेंट रहेगा, मतलब लीगल एग्रीमेंट आपका रहेगा। उस एग्रीमेंट को आप कहीं पर भी जाके शो कर सकते हो और उस पर पूरा भरोसा किया जाएगा कि हाँ ये पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। ओके, क्या लिखा हुआ है, एग्जिस्ट बिटवीन टू
और मोर पर्सन। अबे टू तो समझ में आता है बेटा कि भाई दो इंसान तो होने चाहिए, दो तो समझ में आ गया, बट कितने ज्यादा? मोर का मतलब क्या होता है बेटा? मोर का मतलब हम आगे सीखेंगे, मोर का मतलब कितना होता है? 50 लोग। ठीक है, अभी 50 कहां से, किसने बताया? भाई कोई तो होगा ना बताने वाला कि हाँ 50 लोग ही होने चाहिए, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। आगे क्या लिखा है? वो दो लोग जो एग्री करते हैं, क्या एग्री करते हैं बेटा? टू बी को ऑनर्स, या और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसमें? फॉर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन को वो रन करेंगे। ठीक है, इन बातों पर ध्यान देना है। एंड शेयर करेंगे, क्या शेयर करेंगे बेटा? अपनी जो भी इनकम होगी या जो भी लॉसेस वगैरह, अगर उस बिजनेस से कुछ नुकसान वगैरह हो गया तो वो नुकसान को भी और प्रॉफिट को भी, जो इनकम वगैरह हमारे पास आएगी उसे भी शेयर करेंगे, जो भी बिजनेस जनरेट करेगा। मतलब मैंने कोई रफली एक बिजनेस स्टार्ट किया, और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद हमने क्या किया? उस बिजनेस को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करने के बाद क्या करते हैं हम लोग? हम उसमें मेहनत करते हैं। ठीक है, मेहनत करने के बाद क्या होगा? एक नेट रिजल्ट निकल के आएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे बेटा? नेट प्रॉफिट बोलते हैं उसे हम। ठीक है, तो वो नेट प्रॉफिट जो भी भाई शेयर करेगा, जो भी कुछ काम करेंगे उस केसेस के अंदर, उस प्रॉफिट को जब हम शेयर करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं? इस ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। सिंपल सी लेमैन लैंग्वेज की तरह समझ सकते हो कि ये पार्टनरशिप फर्म है। जैसे भाई ए और बी हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, इन लोगों ने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस किस चीज का है? किसी भी चीज का हो सकता है, कि कपड़े की दुकान लगा ली इन लोगों ने। ठीक है, ये क्या बन गए? क्लॉथ डीलर बन गए। अब जब भी ये पूरा साल निकालेंगे, इस साल में इन्होंने क्या किया? 1 अप्रैल को 2023 में बिजनेस स्टार्ट किया था पिछले साल, और फ्रॉम द पीरियड, एक साल के बाद 2024 में इन लोगों ने कुछ तो प्रॉफिट कमाया होगा ना। उस प्रॉफिट को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या फिर इस बिजनेस को चलाने के लिए ए और बी के बीच में कोई ना कोई एक फॉर्मल एग्रीमेंट होना जरूरी है। जब एग्रीमेंट बन जाएगा, उस एग्रीमेंट के तहत ये सारा बिजनेस चलाया जाएगा। तो पार्टनरशिप फॉर्म बेसिकली क्या है? एक बिजनेस को कहा गया है। ठीक है, जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, उस बिजनेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपस में शेयर करते हैं, और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को भी शेयर करते हैं। ठीक है, जो भी और जो प्रॉफिट एंड लॉसेस कहां से आएगा? उसी बिजनेस से आएगा जिस बिजनेस की मैंने बात की गई है। ओके, तो ये हमारा हो गया बिजनेस में पार्टनरशिप फॉर्म एग्जैक्टली क्या होता है। ये तो नॉर्मल लेमैन के लैंग्वेज में हो गया। अब चलते हैं बेटा अगले पार्ट पे कि पार्टनरशिप फॉर्म की डेफिनेशन क्या है। अब डेफिनेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है भाई? कोई ना कोई लॉ, कोई ना कोई कानून, या फिर कोई ना कोई पर्सन, जैसे आपके हर बुक के अंदर ऑथर मिलते हैं, तो एक ऑथर क्या होता है? वो ऑथर अपनी लैंग्वेज में उस पर्टिकुलर डेफिनेशन को, पर्टिकुलर टर्म को डिफाइन करता है ना? उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है डेफिनेशन, है ना? अब क्या लिखा है बेटा? यहां लिखा है सिंपल सा डेफिनेशन किसकी? पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है? देखो, अगर मैं देखूं यहां पे क्या लिखा हुआ है? एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये क्या है? ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि 1932 के अंदर एक कानून पास किया गया था, जिसका नाम था बेटा क्या? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, इस पार्टनरशिप एक्ट के तहत पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या दी गई है? पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज फॉलोज। तो यहां पर, अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान देने बेटा, कि जब आप डेफिनेशन लिख रहे हो ना, किसी भी इंसान की, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर किसी भी कानून की डेफिनेशन अगर आप लिख रहे हो, यू हैव टू फॉलो अ सेम वर्ड्स, सेम पोस्टोफी कॉमास वगैरह जो भी आप यूज कर रहे हो, सिंबल्स वगैरह सब कुछ सेम मैनर में आपको यूज करना है। एंड पुट द डेफिनेशन इन अ इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, क्या लिखा है? पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन को कहा गया है, किसके बीच में? बिटवीन पर्संस, लोगों के बीच के रिलेशन को पार्टनरशिप कहा गया है, जो एग्री करते हैं। किस बात को लेकर एग्री करते हैं? कि वो शेयर करेंगे। क्या शेयर करेंगे बेटा? वो शेयर करेंगे प्रॉफिट्स को। अब प्रॉफिट्स यहां बोला गया, लॉसेस नहीं बोला गया, तो मुझे ध्यान देना बेटा, प्रॉफिट्स का मतलब केवल प्रॉफिट प्लस में नहीं होता बेटा। प्रॉफिट को टर्म में, अकाउंटिंग लैंग्वेज में, अगर मैं प्रॉफिट बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट उस इनकम को कहा गया है जो बिजनेस से कमाई गई है। वो इनकम पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर वो इनकम पॉजिटिव है तो उसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट, अगर वो इनकम नेगेटिव है तो उसे हम बोलते हैं क्या बेटा? नेट लॉस। तो यहां प्रॉफिट डिटरमाइंस पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ टर्म्स। ठीक है, दोनों टर्म्स को ये यूज करता है। आगे किस किस प्रॉफिट की बात कर रहा है ये? ऑफ द बिजनेस, उस बिजनेस के जो कि चलाया जाएगा किसके द्वारा? कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, या फिर कोई एक इंसान जो एक्ट करेगा उन सभी के बिहाफ पर। तो ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि भैया डेफिनेशन एग्जैक्टली है क्या। अब इस डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं यार, एक सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूं इसका। ठीक है, देखो अगर इसकी बात की जाए तो इसमें है क्या? देखो सिंपल सी बात है, ये तो हमारा पार्ट हो गया। अब चलो इसके बाद फीचर्स के ऊपर। तो बेटा फीचर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? फीचर्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो फीचर्स
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आप कह सकते हो। इसमें से भाई काफी सारे ना आपके एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे कि फीचर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं पार्टनरशिप डीड के, पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स क्या होते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म की हम बात करने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहला फीचर जो हमारे को देखने को मिलता है वो क्या होता है बेटा, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। तो भाई पार्टनर्स के बीच में ना कोई एग्रीमेंट का होना बड़ा जरूरी है। और अब एग्रीमेंट एग्जैक्टली होता क्या है? एग्रीमेंट सिंपल से एक डॉक्यूमेंट को कहा जाता है, ठीक है भाई। एक डॉक्यूमेंट ये हमारे पास अवेलेबल है। अब इस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों हम? सर इस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं एग्रीमेंट, ठीक है। अब इस एग्रीमेंट का मोटिव क्या है? इस एग्रीमेंट को अकाउंटिंग में हम लोग एक नए दूसरे वर्ड से भी जानते हैं। वो दूसरा वर्ड हमारे पास क्या होता है वो ये बताऊंगा मैं आपको अभी। अब इस एग्रीमेंट में होता क्या है? इस एग्रीमेंट में बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी भाई। ये सब कुछ लिखेगा पार्टनरशिप के बारे में, ठीक है, कि पार्टनरशिप में पैसा किसने कितना लगाया, बिजनेस का एड्रेस क्या है, पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, ठीक है, सब कुछ बिजनेस के बारे में मेंशन करता है ये एग्रीमेंट। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आगे क्या लिखा हुआ है देखो, सिंपल सी लैंग्वेज लिखी हुई है, अ पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम एन एग्रीमेंट। कि पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप जन्म कहां से लेता है? कि भाई एग्रीमेंट है बीच में, किसका? और कॉन्ट्रैक्ट। ये किसी ना किसी तरीके का एग्रीमेंट है और कॉन्ट्रैक्ट भी है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब भाई दो बंदे आपस में मिलकर काम कर रहे हैं और आपस में कुछ पर्टिकुलर टर्म्स के ऊपर वो एग्री करते हैं। वो सारी बातें हम क्या करते हैं, इस एग्रीमेंट में लिख लेते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट में लिख लेते हैं कि हाँ भाई देखो बिजनेस हम साथ में कर रहे हैं, तो ये पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर हम लोग बिजनेस में का जब भी ये पॉइंट्स आएंगे तो हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। हम एग्रीमेंट उसी को बोलते हैं सिंपल से लैंग्वेज में, कि पार्टनर्स के बीच में ये एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा क्या लिखा हुआ है, दिस एग्रीमेंट बिकम्स द बेसिस ऑफ देयर एसोसिएशन। कि भाई दो मिलके साथ में काम कर रहे हैं। भाई अगर कहते हैं ना दो लोग साथ में ऑफिस जा रहे हैं, तो क्या वो एग्रीमेंट में काम कर रहे हैं? क्या उनकी पार्टनरशिप है बीच में? नहीं भाई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, फ्रेंडशिप वगैरह, साथ में ऑफिस जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। या फिर साथ में भाई चलेगी वो शॉपिंग करने के लिए, तो क्या एग्रीमेंट है बीच में? नहीं भाई, एग्रीमेंट तब डिसाइड होगा जब वो कोई बिजनेस की बात करते हैं और उस बिजनेस के अंदर हर एक चीज प्रॉपर्ली मेंशन की जाएगी कि भाई किसने कितना पैसा लगाया, किसको कितना पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। फीचर्स ऑफ आपके पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, मतलब उस एग्रीमेंट में क्या क्या देखने को मिलेगा, सारी बात करेंगे। तो जो एसोसिएशन है उसको एग्जिस्ट करता है, उसका बेस क्या है, बेसिकली किस बेस पर आप बोल रहे हो कि हाँ ये पार्टनरशिप है, ये डॉक्यूमेंट बेस है। सिंपल सी बात आप समझ लो। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इट कैन बी इन रिटन और ओरल। भाई ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट कैसे हो सकता है? या तो आप लिखित में ले लो कि हाँ भाई डॉक्यूमेंट्स में ले लेते हैं, भाई ये एग्रीमेंट है, ये हार्ड कॉपी होगी मेरे पास, हार्ड कॉपी में हमने एग्रीमेंट बनवा लिया, इसके अंदर सारी बातें लिखवा ली, ये हो गया रिटन फॉर्म में। एक होता है बेटा ओरल फॉर्म में। ओरल फॉर्म में क्या हो गया, भाई आपस में मिलकर बात कर लेते हैं, तुमने कुछ बोल दिया मैंने कुछ बोल दिया, हो गया एग्रीमेंट, ठीक है। आपस में उस बात को रजिस्टर करवा लिया हमने जाके, ओरल फॉर्म में हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट हैविंग अ रिटन एग्रीमेंट इज एडवाइजेबल। आपका जो एग्रीमेंट है अगर वो रिटन फॉर्म में है तो सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, ठीक है। किसके लिए? टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स मतलब कोई झगड़े वगड़े ना हो इन फ्यूचर। सिंपल सी बात है यार, देखो मैंने आपसे कुछ बोला, आपने मुझसे कुछ बोला, ठीक है, लेकिन केवल वर्ड्स में बातचीत चल रही है, ठीक है। अब बाद में अगर कुछ ऐसा हो जाए कि बाद में मैं आपसे मना कर दूं, मैंने कहा मैं आपको क्लासेस नहीं दे रहा भाई, सिंपल सी बात है, कोई एग्रीमेंट तो बीच में बनाया नहीं ना, एग्रीमेंट है भी तो वो ओरल फॉर्म में है, ठीक है। इन फ्यूचर मैंने मना कर दो, मैंने तो ऐसा बोला नहीं था भाई, मैं क्यों इस चीज के ऊपर, मेरे को अगर नुकसान हो रहा है, इंसान की फितरत है यार, जब नुकसान होता है ना तो वो अपनी कही गई बातों से पलट जाता है। तो ये सारी बातें आपकी राइटिंग फॉर्म में हो तो आप सामने वाले को दिखा सकते हो, भाई देखो रिटन फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है, आपने ये बात बोली थी, मैंने ये बात बोली थी, हम दोनों के भाई सिग्नेचर भी अवेलेबल है यहां पर। अब बंदा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब जो पार्टनर्स अवेलेबल है उसमें एक पार्टनर जो झूठ बोल रहा होगा पता लग जाएगा, सिंपल सी बात है कि भाई एग्रीमेंट में लिखा हो, झूठ कैसे बोल सकता है बंदा, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एडवाइजेबल है, केवल मैंडेटरी वर्ड यहां पे यूज नहीं किया गया। इसने क्या बोला, एडवाइजेबल है कि आप राइटिंग फॉर्म में लिखो। बाकी आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, भाई आपको भरोसा है अगले बंदे के वर्ड्स के ऊपर कि वो अपने जबान का पक्का है एकदम, तो कोई दिक्कत नहीं यार, ओरल में रखो, कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास हो गया पार्ट खत्म। अब आ जाओ अगले पार्ट के ऊपर। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट क्या आपके पास, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट यहां निकल के आता है। देखो ये सिंपल सा पॉइंट है, क्या लिखा हुआ है भाई, ये मैंने पॉइंट आपको पहले ही बताया था, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टू और मोर पर्सन। अब मैंने मोर पर्सन की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी दे दी थी, कितने होने चाहिए मोर, बेटा 50 नंबर्स होने चाहिए। बट ये 50 कौन बताता है, कुछ किसने बताया आपके 50 होने चाहिए? कौन बोलने वाला है कि 50 होने चाहिए? 50 से ज्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन 50 तक ही है तो पार्टनरशिप है, 50 से ज्यादा है तो पार्टनरशिप नहीं है। हु जस्टिफाई दिस नंबर, आपको कैसे पता भाई? तो सिंपल सी बात क्या लिखी हुई है, यहां पे लिखा है देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन हु आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट।
मतलब भाई कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दो पार्टनर्स बिल्कुल मेंटल रूप से या फिर दिमागी तौर पर बिल्कुल सही होना चाहिए, उन पर कानून के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्पेसिफिकली वो सारे क्लॉज फिट होने चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट में आ सके, मतलब जिसके साथ आप डीलिंग कर सकते हो। ऐसे लोग अगर आपके पास हैं तो उनमें कम से कम दो लोग अगर साथ में मिल जाते हैं वो लोग, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे बेटा? सिंपल कि वो पार्टनर हैं। हो गया पार्ट। आगे क्या लिखा है? एंड हु आर नॉट माइनर। अब कौन से लोगों को बाहर किया गया है भाई? तीन लोगों को यहां पे बाहर किया गया है। तीन लोगों में कौन हो गया बेटा? सबसे पहला माइनर। माइनर मतलब कि भाई जिसकी एज जो है बेटा वो कितनी है बेटा? लेस देन 18 ईयर्स है। ठीक है, 18 साल से कोई छोटा अगर बच्चा है, मुझे बच्चा ही बोलते हैं, हालांकि दिमाग उनका बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, बट हाँ अभी आप बच्चे ही हो। ठीक है, तो 18 साल से कम उम्र का अगर कोई बच्चा है तो उसे माइनर कहा जाता है कानून की नजरों में। उसके साथ आप मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते, पार्टनरशिप नहीं बना सकते। इसके अपने कुछ एक्सेप्शंस अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ठीक है, आपके पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, कि आप इससे पार्टनर बना सकते हो। किन कंडीशंस के ऊपर, वो भी अवेलेबल है। ठीक है, दूसरा दूसरा कौन हो सकता है? दूसरा बेटा हो सकता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है? अनसाउंड माइंड का मतलब होता है भाई जिसमें दिमागी तौर पर ये क्षमता उसके पास अवेलेबल नहीं है कि भाई वो डिसीजन ले पाए। ठीक है, डिसीजन लेने की क्षमता उसके माइंड में अवेलेबल नहीं है, मतलब दिमाग से थोड़ा बहुत एक तरीके से कह सकते हो कि इनकैपेबल काइंड ऑफ पर्सन है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो सकती है लेकिन वो दिमागी तौर पर पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, तो ऐसे इंसान को भी हम क्या करेंगे? अनसाउंड माइंड कहा जाता है। इसके को भी आप पार्टनर नहीं बना सकते, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसकी अपने आप में कोई एक्सेप्शन अवेलेबल नहीं है। ओके, तीसरा जो है हमारे पास क्या है? तीसरा कौन पर्सन है? आगे लिखा हुआ है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। ठीक है, डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, भाई कोई भी इंसान है अगर किसी कानून ने उसे बाहर कर दिया, उसे बोल दिया भाई इसके साथ किसी भी तरीके का लेन देन अगर आप करते हो तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, ऐसा किसी भी कानून ने अगर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है, तो आप उसके साथ भी पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने कर लिया तो आपका ही नुकसान है। सिंपल सी बात है। तो एक्ट के अंदर ऑलरेडी ये सारी बातें लिख के दे रखी हैं कि हाँ भाई ये सारे पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर? तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हो गए पर्सन की बात। अब आगे क्या लिखा है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स, कि भाई मैक्सिमम नंबर्स कितने होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म के अंदर? कैन नॉट बी एक्सीडेड 50। भाई 50 से ज्यादा नंबर नहीं हो सकते। लेकिन ये बोलता कौन है? हम क्या फॉलो कर रहे हैं बच्चा? हम फॉलो कर रहे हैं यहां पे पार्टनरशिप एक्ट, है ना? हम क्या फॉलो करते हैं बेटा? यहां पे पूरी पार्टनरशिप में हम एक एक्ट फॉलो करते हैं जिसका नाम है बेटा क्या? पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट कितना फॉलो कर रहे हैं हम लोग? 1932। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर ऐसे कोई नंबर्स गिवन नहीं है जो ये स्पेसिफाई करे कि 50 होने चाहिए, 100 होने चाहिए, कुछ भी ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है। तो कहां पर लिखा हुआ है बेटा? ये लिखा हुआ है आपका कहां पे? 50 नंबर के बारे में वाइड रूल नंबर 10। ये ध्यान रखना, आपको क्या रखना है? रूल नंबर 10 है आपका, जो कंपनीज एक्ट का है। कंपनीज एक्ट मतलब कंपनीज के रूल्स हैं कुछ, जो कि 2014 के अंदर ये अमेंडमेंट आई थी कि भाई एज पर दैट कि वो प्रिस्क्राइब करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो कंपनीज एक्ट 2014, तो यहां पे क्या लिखोगे आप? भाई पार्टनरशिप एक्ट में तो कुछ नहीं लिखा, तो लिखा कहां पे बच्चा? बेटा ये लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट, आप लिख लो या फिर इसे रूल लिख लो आप, कंपनीज रूल 2014। इसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई आपके कितने नंबर होने चाहिए? नंबर होने चाहिए आपके बेटा कितने? सिंपल 50। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप एक्ट कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं करता है, स्पेसिफाई करता है तो कौन करता है? कंपनीज रूल 2014, जो कि अपने रूल नंबर 10 के अंदर ये बात बोलता है कि भाई आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होने चाहिए? 50, उससे ऊपर नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलो जी सर ये तो समझ में आ गया, आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखो नेक्स्ट फीचर क्या बेटा? नेक्स्ट फीचर हमारे पास निकल के आता है क्या? भाई लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। तीसरा फीचर क्या होता है पार्टनरशिप का? जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, सिंपल सी, क्योंकि पार्टनरशिप की डेफिनेशन जब हमने देखी थी तो वहां पर बिजनेस के बारे में बताया गया था कि काइंड ऑफ बिजनेस है एक तरीके का पार्टनरशिप। अब बिजनेस जो है भाई वो क्या बिजनेस है? वो आपका लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप भाई दुबई से स्मगलिंग करे जा रहे हो, वहां से सोना लेके आ रहे हो, यहां बेच रहे हो। है तो ट्रेडिंग ही ना, प्रॉफिट तो वहां भी होता है, लेकिन वो किसी भी तरीके से लॉफुल बिजनेस नहीं है। यार एक मूवी आई थी, जहां तक मुझे याद है, आई गेस ओ स्त्री कलाना, ऐसी कोई मूवी थी आई गेस, पता नहीं। उस मूवी का ना स्टार्टिंग में एक बड़ा सीन था, उसमें ना एक गांव है, गांव के अंदर जो हमारे राजकुमार राव हैं, ठीक है, उसमें जो हीरो का काम किया उन्होंने, उसमें ना एक स्टार्टिंग में
एक पकड़ाई शादी का कोई कॉन्सेप्ट है, पकड़ाई शादी का। पकड़ाई शादी का मतलब क्या, उस गांव में ऐसी प्रथा काइंड ऑफ कह सकते हो आप कि भाई इन लोगों ने बिजनेस चला, उस गांव में बिजनेस चलते थे इस तरीके के कि भाई आपको जो लड़की पसंद आती है उस लड़की को पकड़ के ले आओ और शादी कर लो। शादी करने के बाद उसको कंडीशन बता दो, भाई देखो ये लड़का है, ये सारी कंडीशन है, अगर लड़की मान गई तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, रजामंदी से शादी हो जाती थी, नहीं हुई तो फिर क्या प्रॉब्लम है उसके बाद। तो ये एक तरीके का बिजनेस उन लोगों ने बना लिया था कि दोनों पार्टी से पैसे वैसे ले लिए और हो गया काम, ठीक है। अब क्या हुआ, क्या ये बिजनेस है, पैसा है, प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कहीं से भी लॉफुल बिजनेस नहीं है ना। बिजनेस समझ में आता है, प्रॉफिट है, लेकिन बिजनेस में जो लॉफुल वाला पॉइंट है ये आपका कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा। तो आगे क्या लिखा है बेटा, यहां लिखा है सिंपल, एक पार्टनरशिप क्या है, इज फॉर्म्ड टू डू अ लॉफुल बिजनेस। भाई लॉफुल बिजनेस होना जरूरी है, किडनैपिंग वगैरह का, फिरौती वगैरह का, ये सारे बिजनेसेस नहीं होने चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। ओके, कह रहा है विच इंक्लूड्स ट्रेड, ट्रेड मतलब खरीदना बेचना होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वोकेशंस एंड प्रोफेशंस वगैरह, ठीक है, या फिर आप कोई किसी भी तरह का काम करो, कोई प्रोफेशन कर रहे हो, जैसे मैं किस में काम करता हूं, मेरा जो काम आता है वो प्रोफेशन में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद क्या है, एनी टाइप ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रनिंग एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस। हम किसी भी ऐसे बिजनेस को या फिर ऐसे किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को पार्टनरशिप बिजनेस का नाम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, ये लोग भी तो कुछ करते ही है ना, लेकिन इनकी जो भावना होती है ना भाई, वो प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं, बिजनेस नहीं है। यहाँ पे क्या है आपका, ये चैरिटी कर रहे हैं भाई, ये क्या है, इनको एनजीओ कहा जाता है, एनजीओज, फ्री हेल्थ कैंप, जैसे आप जाते हो ना, डिस्पेंसरी वगैरह खुली हुई है हमारे काफी, आपके सोसाइटी में भी होगी, मोहल्ला क्लिनिक हो गया, आम आदमी पार्टी के द्वारा जो चलाया जाता है, सरकारी अस्पताल हो गए, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं। इनका मेन मोटिव पैसा जनरेट करना होता ही नहीं है, तो इनको हम कभी भी पार्टनरशिप में कंसीडर नहीं कर सकते। इसी तरीके का अगर आपने भी कोई काम करना शुरू कर दिया, चैरिटी के तहत काम करना शुरू कर दिया, अच्छा काम करना शुरू कर दिया, तो ये कहीं से भी आपका पार्टनरशिप बिजनेस, या बिजनेस हम सिंपल से बात है, बिजनेस नहीं बोलते इसे। पार्टनरशिप की बेसिक कंडीशन क्या है, बिजनेस होना चाहिए, दूसरी कंडीशन लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। ये तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता क्योंकि बिजनेस ही नहीं है हमारा, क्लियर हुआ। तो लॉफुल बिजनेस का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए। ओके, मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग। भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है, तो बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब होता है कि भाई जो प्रॉफिट कमाया जाएगा, लेट सपोज भाई दो लोगों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, ए ने, बी ने, और एक काम करो सी भी ले लेते हैं, ठीक है, इन तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया और तीनों ने मिलकर कितने पैसे लगाए बेटा, 3 लाख रुपए ईच। इन तीनों ने मिलकर कितने लगाए, 3 लाख रुपए ईच। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, लेट सपोज इन तीनों को प्रॉफिट हुआ कितना, 90,000 का। तो ये हमारा क्या है बच्चों, बेटा ये हमारा प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को कौन कितना शेयर करेगा, इसके बीच में कितना मिलेगा भाई, 3 पार्टनर्स है ना, ए को कितना मिलेगा इस पार्ट में से, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा, इसकी अपने आप में कोई ना कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का होना इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्पेसिफाइज हाउ द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, प्रॉफिट्स के लिए नहीं लॉसेस के लिए भी बोला गया है कि भाई बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो उसको हम किस तरीके से शेयर करेंगे, किसमें, पार्टनर्स के बीच में। तो ये भी आपका पॉइंट नंबर 4 बन जाता है फीचर्स का, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर। चलो तो बेटा अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा है, देखो अगला पॉइंट बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, इसमें क्या लिखे हुए हैं वैल्यूज, ये बोलता है भाई फीचर्स बताओ पार्टनरशिप फॉर्म के। तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में 5वां पॉइंट, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, सिंपल सा पॉइंट है, कह रहा है बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल। जो बिजनेस है वो सबके द्वारा चलाया जाना चाहिए, है ना। और क्या लिखा है, और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर किसी एक के द्वारा चलाया जाए जो सबको रिप्रेजेंट करे। अब ये पॉइंट कौन सा है बेटा, बेटा ये पॉइंट सिंपल सा पॉइंट है। अब इस पॉइंट को मैं डिफाइन करूंगा आपके लिए, तो बेटा देखो सिंपल सा पॉइंट है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैं दिल्ली से काम करता हूं, ठीक है, तो अगर भाई मेरे साथ मेरा पार्टनर काम करता है, हम 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, अब हम दोनों बैठ के काम कहां पे कर रहे हैं बेटा, सर आप दिल्ली में बैठ के काम कर रहे हो, है ना, तो चलो हम बेटा दिल्ली में बैठ के काम कर रहे हैं। अब भाई मुझे मेरा एक क्लाइंट मिलता है जो बैठा हुआ है कहां पे, आगरा में। आगरा में 2 पार्टनर्स और हैं मेरे पास, एक्स और वाई, ये दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं। अब इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि अरे आपके साथ हमें काम करना है तो बिजनेस की बात कर लेते हैं, आ जाओ भाई। तो मैंने कहा यार हम दोनों जाएंगे, दोनों का खर्चा होगा आने जाने का, एक काम कर भाई तू चला जा,
मैंने क्या बोला, एक पार्टनर को बोला कि भाई आप चले जाओ काम करने के लिए, लेट सपोज ए ने बोला कि मैं चला जाता हूं, तो यहां से लेके यहां कौन ट्रांसफर होता है, ए ट्रांसफर होता है, और बोलता है हाँ भाई बताओ क्या बातचीत है, बिजनेस में लेके, बिजनेस से लेके क्या क्या आपको बात करनी है, कौन कौन सी कंडीशंस है आपकी, बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है, सारी बातचीत हो जाती है इधर जाके। अब यहां पर देखो, जब ये दोनों पार्टनर्स दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये क्या लिखा, बिजनेस मस्ट बी कैरीड बाय ऑल, तो यहां पर क्या हो गया, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। आगे लिखा है और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और क्या हुआ, इन दोनों में से एक पार्टनर गया। अगर 40 पार्टनर हैं बिजनेस के अंदर, 40 तो हो सकता है ना, बिकॉज मैक्सिमम नंबर कितने हैं बेटा, 50 हैं, तो अगर 40 के 40 पार्टनर में से सारे के सारे जाएंगे मीटिंग करने के लिए, तो दिक्कत है, दो पार्टनर चले जाते हैं केवल और मीटिंग करके आ जाते हैं, तो जो भी ये दो पार्टनर काम करेंगे, वो दोनों पार्टनर्स इन सभी के लिए काम करेंगे। जो भी ये टर्म्स एंड कंडीशंस बोल के आएंगे, जिस पर भी ये हाँ भरेंगे ना भरेंगे, सब कुछ इन 40 पार्टनर्स के अंदर इंक्लूडिंग दीज टू पार्टनर्स उनको बाइंड कर देगा कि हाँ भाई हम ये बोल के आए हैं, तो हम इन सब के बिहाफ पर बोल रहे हैं, हम 40 के 40% के बिहाफ पर बोल रहे हैं। तो यहां पे क्या लिखा है, एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब यही होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलो आ जाओ डेफिनेशन पे, क्या लिखा हुआ है, सिंस पार्टनर्स आर दी एजेंट, एजेंट का मतलब क्या हो गया कि भाई पार्टनर जो है ना वो एक तरीके से एजेंट का काम करते हैं। एजेंट का मतलब कि भाई जब अकेला बंदा जा रहा है तो वो एजेंट है। जैसे यहां पर एग्जांपल में क्या था, ए और बी दो पार्टनर से, ए अकेला बंदा गया वाई, एक्स और वाई के पास मीटिंग करने के लिए, तो यहां पर ए कौन हो गया, एजेंट हो गया। आगे एज वेल एज प्रिंसिपल्स, हर पार्टनर एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। प्रिंसिपल कैसे, जब ये ए यहां पर गया तो ए तो हो गया एजेंट और बी कौन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, सिंपल है ना। उसके बाद क्या लिखा है, ऑफ द बिजनेस, सच एज बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म कैन बी कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम, एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहां पर हमारे फीचर्स वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं, बिकॉज यहां पर भी सेम लैंग्वेज में बात बोली गई है जो ऊपर की लैंग्वेज में आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो बिजनेस आपका होना जरूरी है। तो एक बार रिकॉल करते हैं फटाफट, कौन कौन से पॉइंट्स हमने देखे अभी। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कौन सा, आपका पास एग्रीमेंट होना जरूरी है। ठीक है, अगर मैं सारे सारे पॉइंट्स को डिफाइन करूं तो बेटा एग्रीमेंट्स में आपके पास कौन कौन से पॉइंट्स अवेलेबल है, तो सबसे पहले आ जाओ कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट हमारे पास कौन सा था, एग्रीमेंट, है ना। दूसरा पॉइंट हमारे पास कौन सा था, 2 और मोर पर्सन्स आपके पास होने चाहिए। तीसरा पॉइंट था बेटा आपके पास कोई ना कोई लीगल बिजनेस का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट हमारे पास कौन था, कोई ना कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का होना जरूरी है। और पांचवा पॉइंट आपके सामने नजर ऑलरेडी आ ही रहा है कि बिजनेस जो है आपका कैरीड बाय ऑल एंड एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो दीज आर दी 5 पॉइंट्स जो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप होते हैं और आपको पता होने चाहिए। ठीक है, बिकॉज एग्जाम में इसका क्वेश्चन जो निकल के आता है ना बेटा, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि भाई इन 3 पॉइंट्स में से या चारों पॉइंट्स में से ऑड वाला निकाल के बाहर करो, मतलब तो उसमें से 3 तो सही आंसर होंगे आपके, एक ऐसा पॉइंट दे देगा जो फीचर का पार्ट नहीं है। तो जब आपको पांचों के पांचों पता होंगे तभी आप ये बता पाओगे कि हाँ इसमें से कौन सा वाला ऐसा पॉइंट है जो फीचर्स का पार्ट नहीं है। ठीक है बेटा, तो चलो अब आ जाओ सीधा राइट्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपके पास कि भाई पार्टनर्स के अधिकार क्या है। अगर आप किसी पार्टनरशिप फॉर्म में काम करने जा रहे हो तो आपको वो कानून, पार्टनरशिप एक्ट, किस तरीके के अधिकार आपके पास आ जाएंगे वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से अधिकार हैं आपके पास बेटा, सबसे पहला जो अधिकार आपके पास अवेलेबल है वो अधिकार होता है कि भाई आप कभी भी बिजनेस में जो भी डिसीजन वगैरह लिए जा रहे हैं, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन है, आप उनमें जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। कोई पार्टनर आपको ये नहीं बोलेगा नहीं भाई तू बाहर रहे हम दोनों काम कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। भाई ये सी, ए और बी क्या बोलते हैं सी को कि भाई देख यार बिजनेस की बात है, तुझमें थोड़ा सा ना कोई दिक्कत नहीं है, तू नहीं समझ पाएगा, तू बाद में आ जाइयो। नहीं, सी का अधिकार है ये लोग मना नहीं कर सकते। तो सी अपने अधिकार का इस्तेमाल करके मैनेजमेंट में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे उनमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई मना नहीं कर सकता। कानून इसे ये अधिकार देता है। कौन देता है कानून, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, ठीक है बेटा। अब उसके बाद अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट क्या लिखा है बेटा, यहां लिखा है सिंपल सा, टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। भाई बिजनेस से रिलेटेड अगर किसी भी इंसान को कुछ भी किसी से पूछना है तो वो कंसल्ट कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा है, टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। भाई बुक्स ऑफ अकाउंट, बिजनेस से रिलेटेड अगर किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन अगर उसे चाहिए, उसे देखना है भाई मेरे को पूरे बिजनेस की चेक करनी है कि भाई मार्च के महीने में कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, कितना हमने खर्चा किया, वो जाके कभी भी चेक कर सकता है, उसको उनको इंस्पेक्ट कर सकता है। दूसरा, अगर वो चाहे तो उसकी कॉपी लेके अपने घर भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। भाई मालिक तो वो भी है ना,
तो जितने राइट एक मालिक के होते हैं सारे के सारे अधिकार पे आप लगा लो कि भाई पार्टनर्स के होने चाहिए और होते भी हैं। ओके, अगला पॉइंट क्या है, टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विद अदर्स इन द एग्रीड रेशियो। भाई जो भी इनकी एग्रीड रेशियो है उस एग्रीड रेशियो में प्रॉफिट को भी और लॉसेस को भी शेयर किया जाएगा। किसके द्वारा, पार्टनर के द्वारा। उसमें कोई मना नहीं कर सकता। हाँ, म्यूचुअली अगर डिसाइडेड है कि हाँ भाई तू लॉस में शेयर मत करना, प्रॉफिट में शेयर कर लेना, इस तरीके के क्वेश्चंस हम आगे पढ़ने वाले हैं फ्रॉम अ गारंटी चैप्टर। ठीक है, इसमें टॉपिक आएगा आपके पास गारंटी ऑफ अ पार्टनर। वहां पर हम इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको कि भाई एग्रीड रेशियो में मना कर दिया एक पार्टनर को, भाई तेरे को शेयर करने की जरूरत नहीं है, हम लॉस होगा तो हम देख लेंगे, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। तो ये पॉइंट्स आपके पास आएगा। इसीलिए क्या बोला गया बेटा, एग्रीड रेशियो। अब एग्रीड रेशियो में हो सकता है ना कि भाई इसको हमने मना कर दिया कि भाई तुझे लॉस को शेयर करने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट होगा तो शेयर करेंगे, लॉस नहीं मिलेगा तुझे, तो हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा बेटा, अगले पॉइंट में सिंपल सी लैंग्वेज लिखी है, टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय हिम टू द फर्म। भाई किसी पार्टनर ने अगर फर्म को कुछ पैसा दिया, पैसा किस फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में पैसा दे सकता है, अब उस पैसे के ऊपर उस पार्टनर का अधिकार है कि वो एक एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे मिले। ठीक है, जैसे भाई पार्टनर हमारे पास अवेलेबल है, पार्टनर्स कौन कौन अवेलेबल हमारे पास है, लेट सपोज कि पार्टनर हमारे पास है ए और बी। ए ने बोल एक्स और वाई ले लेते हैं यार, अब एक्स और वाई पार्टनर्स अवेलेबल हैं। अब बिजनेस में कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, तो बिजनेस में क्या हुआ, बिजनेस में पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी तो एक्स ने भाई बिजनेस के अंदर 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। और ये किस फॉर्म में किए बेटा, ये इन्वेस्ट किए इन फॉर्म ऑफ लोन, क्योंकि वाई ने बोला था कि भाई घर पे से आप तेरे पास पैसे पड़े तू दे दे निकाल के, बाद में हम बिजनेस से कमाएंगे और तेरे को पैसा वापस कर देंगे। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का लोन हो गया, इट इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट, इट्स अ काइंड ऑफ अ लोन। अब उस लोन पर इंटरेस्ट रेट का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो या तो ये दोनों मिलके एग्रीड कर ले, हाँ भाई तू पैसा लेके आएगा तो हम कंपनी से तेरे को 10% का इंटरेस्ट देंगे, 5% का इंटरेस्ट देंगे, जो भी एक एग्रीड रेशियो होगी, उस एग्रीड रेशियो के ऊपर बिजनेस से एक्स को क्या मिलेगा बेटा, इंटरेस्ट वापस मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बोलते हैं उसे हम। ठीक है, तो वो लोन मिलेगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ वेयर द इंटरेस्ट रेट इज नॉट एग्रीड, जहां पर इंटरेस्ट का रेट एग्रीड ही नहीं हुआ, हम लोगों ने पैसा तो ले लिया लेकिन भाई इंटरेस्ट का रेट एग्री करना भूल गए, इंटरेस्ट के ऊपर बात ही करना भूल गए, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे आप, तो आगे लिखा है इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। क्या लिखा है, इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। अब ये कौन बोलता है, ये बोलता है बेटा एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो भाई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बीच में आएगा और बोलेगा देखो चलो ठीक है, आप लोगों ने उस टाइम पे एग्री नहीं हुए थे, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कितना मिलेगा, 6% मिलेगा। इन्फ्लेशन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है आपका 6% के आसपास घूमता रहता है, तो 6% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। दैट्स इट। तो दिस इज एंड ऑफ टुडेज क्लास। अब हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपने अगले टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, जहां पर हम कुछ और चीजें सीखेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।